नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। क्या हाल है साथियों आपके? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है उसे लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे साथियों। साथियों, ये चैनल आपके लिए डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, सभी विषयों के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आईआर, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए डेडिकेट चैनल है साथियों। इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट के लिए। वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट लगातार कंटिन्यू हो रहा है। अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत से फायदे हैं, आप सभी जानते हो। सभी एजुकेटर के द्वारा जितनी भी लाइव क्लासेस ली जाती है वो कोर्सेज आपको सभी के एजुकेटर के द्वारा लेने वाली क्लासेस आपको मिलेगी। एजुकेटर आपको जो है कंप्लीट तैयारी करवाता है। ऐसा नहीं है कि बीच में आपकी तैयारी कम बंद रहेगी या कम रहेगी, ऐसा नहीं है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट तैयारी होती है। आप जो है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ले सकते हो, कहीं भी, कभी भी, कितनी भी लाइव क्लासेस आप ले सकते हो। कहने का मतलब है 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो आपकी क्लासेस को। वीकली आपकी क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिसमें आप आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हो, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। और इसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। अगर आपको डाउट है तो आप स्पेशली जो है आप उसके लिए आप समय ले सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर आप भाग ले सकते हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। इतना सारा फायदा है प्लस कोर्स लेने का साथियों। इसीलिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस वाले कोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पर 350 रुपीज़ पर मंथ में 24 महीने का प्लान ले सकते हो साथियों। ठीक है। और यहीं पर आप विष्णु कुमार जंगेट को फॉलो कर लीजिए, जिससे राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जितने भी अपकमिंग टेस्ट है, जो कि इसका कोई चार्जेस नहीं होता है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे साथियों, जिससे आप आपकी कैपेसिटी की जांच भी कर सकते हो। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मेरा रेफरल कोड है विष्णु 1। अगर विष्णु 1 रेफरल कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए, विष्णु 1 का। ठीक है साथियों, सक्सेस की सबसे खास बात आप जानते हो, जो मेहनत ज़्यादा करता है सक्सेस उसके उतनी ही ज़्यादा पास में आती है। किसी के कहने पर या किसी के भेजने पर सक्सेस आपके पास में नहीं आ सकती। इसका एक ही कहानी है, एक ही रास्ता है, मेहनत, मेहनत और मेहनत और केवल मेहनत। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अंदर पशुधन। ये टॉपिक जो है अबाउट टू एंड है, यानी ख़त्म होने वाला है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी है। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद ऊँटों के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में जो हमारे गाय है, जो हमारे दूध का एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। फोटो के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी नस्ल की क्या विशेषता है और कहाँ पर ये जो नस्ल है ये मुख्य रूप से मिलती है। उसके बाद हमने भैंस के ऊपर डिस्कशन किया। उसके बाद भेड़ के बारे में चर्चा करी और भेड़ की मैंने आपको चोकला, सोनाड़ी, मालपुरी, खेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मगरा, पुगल, इन सभी के बारे में बताया। न केवल देसी नस्लों के बारे में बल्कि डोरसेट, रेम्बुले, रूसी मेरिनो और कोरीडेल नामक जो विदेशी नस्लें हैं, जो आपके राजस्थान के अंदर बहुतायत में मिलती है, इसके बारे में भी हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। हम बात करें बकरी के बारे में, तो बकरी के बारे में आप जानते हो हमने इसके बारे में चर्चा की। 19वीं और 20वीं पशु गणना के अंदर जो बकरियों की संख्या है उसके अंदर 3.81% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। और बकरी के जो विशेष नस्लें हैं, जैसे शेखावाटी हुई, जफराना हुई, बारबरी हुई, जमुनापारी हुई, सिरोही हुई, पर्वतसरी हुई, मारवाड़ी या लोही हुई, इनके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया घोड़ों के बारे में। और घोड़ों के बारे में आप जानते हो इसके अंदर 10.85% की कमी आ गई है पिछले वर्ष के मुकाबले। पहले 38,000 घोड़े थे, अभी हमारे राजस्थान में 34,000 हॉर्सेज हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा मालानी नस्ल का घोड़ा। उसके बाद मारवाड़ी जो नस्ल है, इसकी क्या खास बात है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने देखा काठियावाड़ी नस्ल। जो काठियावाड़ी नस्ल है उसका जो सिर होता है वो अरबी घोड़े के समान होता है, ये इसकी खास बात है। और कल मैंने आपको बताया था पवन घोड़े के बारे में और चेतक के बारे में। जो चेतक है वो भी इसी नस्ल का घोड़ा है, आपकी काठियावाड़ी नस्ल का। उसके बाद आज हम कुछ स्पेशल बात करते हैं, आपको फोटो में समझ में आ रहा होगा। हम बात कर रहे हैं गधों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गधों के बारे में बात करेंगे, यानी गधे यानी डंकी। अब आप यूँ मत समझना कि कैसी बात कर रहे हो भाई, हमारे राजस्थान में पशुधन है ये। क्या है ये, पशुधन है। और इनकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू हमारे गाय की है। हालांकि बस फर्क इतना ही है कि ये वजन ढोने के काम में आते हैं और गाय जो है द्विप्रयोजनी होती है। गाय बैल जो है आपकी खेती के जो कृषि कार्य होते हैं उनमें भी काम में आते हैं
और आपके दूध उत्पादन में भी, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपके वो काम में आते हैं। तो गधे की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करें 19वीं पशु गणना की, और हम बात करें 20वीं पशु गणना की। ये आंकड़े याद रखने भाई आपको। 19वीं पशु गणना की हम बात करें तो इनकी संख्या आपकी 81,000 थी, यानी 81,000। और 20वीं गणना की हम बात करें तो इनकी संख्या 23,000 थी। तो देखिए क्या आया, जबरदस्त कमी आई है। इसके अंदर क्या हुआ, 19वीं गणना से 20वीं गणना के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। और कमी भी कितनी हुई है, 71.31% की, लगभग 71% जो है आपकी कमी हो गई है गधों की संख्या में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों की बौछार आपके सामने की जा सकती है। और इस प्रकार की बौछार हो और कोई गड़बड़ हो, उससे पहले हम जो क्या है हमारी पूरी तैयारी के साथ में यहाँ जाएं तो हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो आप बात समझ गए होंगे कि अगर गधों की बात करें तो गधों की संख्या राजस्थान में 23,000 है। और जो गधे हैं इनके अंदर पिछली गणना के मुकाबले इस वर्ष इस गणना के अंदर 71% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। अगर हम आगे बात करते हैं फैक्चुअल डेटा की, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो है गधे पाए जाते हैं। यानी राजस्थान की बात करें तो गधों के अंदर राजस्थान की संख्या कौन सी है, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है, आपका फर्स्ट रैंक पे है राजस्थान। और राजस्थान के अंदर जो गधे हैं उनकी संख्या कितनी है, 23,000 है। और पूरे भारत के अंदर राजस्थान का स्थान पहला है, ठीक है ना। अब हंसने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। तो देखो राजस्थान में सबसे अधिक गधे बाड़मेर में मिलते हैं और सबसे कम गधे आपके टोंक में मिलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गधे कहाँ पर मिलते हैं, तो आपके सर्वाधिक गधे कहाँ पर मिलते हैं, बाड़मेर में। आपसे पूछे कि न्यूनतम गधे कहाँ पर मिलते हैं, तो न्यूनतम गधे आपके मिलते हैं टोंक में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक गधों का आपके मेला लगता है, गधों का मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये गधों का मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपके लूणियावास में। कहाँ पर लगता है, लूणियावास में। और ये लूणियावास कहाँ पर है, ये आपके जयपुर जिले में है लूणियावास। है कहाँ पे लूणियावास, जैसे जब आप जयपुर से, आप मुख्य शहर से जब जगदीश जी के मंदिर जाते हो गोनेर, तो इस हाथ पे ही आपके यहीं पर आपके लूणियावास नामक एक जगह आती है जहाँ पर गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है आपके राजस्थान में। तो ये कुछ खास बातें हुई किसके बारे में, आपके गधों के बारे में, ठीक है साथी। और ये जो गधे हैं इनकी खास बात क्या है, आप भी जानते हो गधों के बारे में कि इनकी संख्या के अंदर आपके 71% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। यही सबसे बड़ी खास बात है, इसी वजह से एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो गया है और एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं सूअर के बारे में। अब सूअर जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण आपकी क्या है, जीव है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर एक बात तो है ये है कि सूअर पालन के अंदर राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 17 नंबर का स्थान है, यानी 17वां स्थान है सूअर पालन के अंदर। राजस्थान का स्थान कौन सा है, 17वां। जैसे गधों में कौन सा स्थान था, पहला, वैसे ही सूअर पालन के अंदर राजस्थान का स्थान 17 है। इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं है। राजस्थान में सबसे अधिक सूअर कहाँ पर मिलते हैं, भरतपुर में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में सबसे अधिक सूअर कहाँ मिलते हैं, भरतपुर में मिलते हैं। और सबसे कम सूअर कहाँ पर मिलते हैं, डूंगरपुर में मिलते हैं। क्या काम में आते हैं, आप बोलोगे क्या काम में आते हैं भाई ये सूअर, सूअर किस काम में आते हैं, साथ ही ये मांस के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो सूअर पाले जाते हैं मांस के लिए, उनको विशेष रूप से उत्पादित अनाज खिलाया जाता है। आपने देखा होगा एक गेहूँ आता है 24 रुपये किलो, एक गेहूँ आता है आपके 14 रुपये किलो, ठीक है। तो ये जो हल्का वाला गेहूँ होता है, ये इन सूअर उत्पादक जो होते हैं ये इनको प्रयोग करते हैं सूअर को खिलाने में, और बड़ा खिला पिला के हष्ट पुष्ट करते हैं। और वो जो है मांस के रूप में उसका काम में उसको लिया जाता है। देखो राजस्थान के अंदर दो प्रमुख नस्लें हैं सूअर की। एक का नाम है आपके लार्ज वाइट, ये सही नहीं लिखा, लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। कई बार देखा होगा आपने, बड़ा सा सूअर होता है, ठीक है। और ऐसे बिल्कुल सफ़ेद सा होता है, जैसे तो आपके वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, ठीक है। तो लार्ज वाइट है एक तो, और दूसरा है आपके यार्क। कौन सा है, यार्क। ये दो क्या है, दो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं। एक का नाम है लार्ज वाइट और दूसरे का नाम है यार्क। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा पूछ भी ले कि लार्ज वाइट या फिर यार्क का संबंध की किससे है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई सूअर से है। और सूअर के अंदर जो है राजस्थान का स्थान 17 नंबर का है, और सबसे अधिक सूअर आपके भरतपुर में और सबसे कम आपके डूंगरपुर में मिलते हैं भाई,
ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा साथी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कुक्कट के बारे में। किसके बारे में? कुक्कट। कुक्कट का सामान्य मतलब क्या होता है? मुर्गी। ठीक है, ये जो मुर्गा आपको दिख रहा है ये है कड़कनाथ। क्या है? कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है और राज्यों के बीच में विवाद का कारण रहा है ये आपके कुक्कट जो है, कुक्कट कड़कनाथ। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जो कुक्कट है आपके अजमेर जिले में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अजमेर जिले में। और सबसे कम जो है आपके कहाँ पर मिलते हैं? करौली के अंदर मिलते हैं। ये किसकी बात हो रही है? हमारे हमारे आपके कुक्कट की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा आपके अजमेर में और सबसे कम आपके करौली में मिलते हैं। ठीक है, और ये जो करौली वाला आंकड़ा है, इस करौली वाले आंकड़े को आप बदलिए, क्योंकि ये करौली जो है ये पिछली गणना के मुकाबले था। अभी वर्तमान में क्या है, आपके 20वीं गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आपके अजमेर में मिलते हैं और जो सबसे कम आपके कुक्कट है वो आपके बाड़मेर में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या है? न्यूनतम मुर्गे मिलते हैं या न्यूनतम आपके कुक्कट संपदा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अजमेर में है, और सबसे कम कहाँ पर है? आपके बाड़मेर जिले के अंदर मिलते हैं। और अगर कुक्कट पालन की बात करें तो राजस्थान का जो स्थान है वो पूरे भारत के अंदर कौन सा है? 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां। गधों के अंदर कौन सा स्थान था? पहला। सूअर में कौन सा स्थान था? 17 यानी 17 नंबर पे। और कुक्कट में कौन सा स्थान है? 18 यानी 18वें नंबर पे राजस्थान आता है। तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कुक्कट कहाँ पर मिलते हैं? अजमेर में। और सबसे कम कुक्कट कहाँ पर मिलते हैं? आपके बाड़मेर में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक नाम है जिसका नाम है असील। क्या नाम है? असील। दूसरा नाम है वर्षा। ठीक है ना, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरा नाम है टेनी। ये तीनों क्या है? असील, वर्षा और टेनी। ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों क्या है? आपके कुक्कट की क्या है? नस्ल है। कुक्कट को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर पोल्ट्री फार्म खोलते हैं। नाम सुना आपने? पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म हाउस खोले जाते हैं जिसके अंदर मुर्गियों के रहने की विशेष व्यवस्था की जाती है और उनके जो है वैज्ञानिक तरीके से उनको, साइंटिफिक तरीके से उनको वहाँ रखते हैं और साथ ही उनकी पूरी पूरी भोजन की और प्रजनन की आदि की व्यवस्था की जाती है। तो साथ ही ये है कुक्कट के बारे में कुछ बातें, ध्यान रखिएगा। असील, वर्षा और टेनी क्या है? पूछा जाए आपसे असील, वर्षा और टेनी क्या है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे कि ये आपके हेन्स यानी मुर्गी जो है, ठीक है, इसकी क्या है? आपके नस्ल है जो कि राजस्थान के अंदर बहुतायत में मिलती है भाई। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके कुक्कट के बारे में कुछ बातें। अब कुछ 2-3 फैक्चुअल डेटा और है आपके मुर्गियों के बारे में, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 1 बात करें तो देखो, अगर आपसे पूछे नंबर 1, इसको नोट करते रहिएगा भाई, राजकीय कुक्कट प्रशिक्षण संस्थान, ये एग्जाम में आ सकता है। राजकीय कुक्कट प्रशिक्षण संस्थान, ये संस्था कहाँ पर है? तो साथ ही ये संस्था आपके अजमेर में है, क्योंकि अजमेर में ही सबसे ज़्यादा कुक्कट मिलते हैं और राजकीय कुक्कट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है। और इस संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1988 में की गई थी। ये सभी मुर्गी पालन को बढ़ाने के तरीके हैं। इस तरह से सरकार चाहती है कि मुर्गी का व्यवसाय बढ़े। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अगर आपसे पूछे कि ये राजकीय कुक्कटशाला कहाँ पर है? क्या है? राजकीय कुक्कटशाला कहाँ पर है? तो राजकीय कुक्कटशाला आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो देखो, 2 बातें मैंने आपको बताई। राजकीय कुक्कट प्रशिक्षण संस्थान जो कि अजमेर में है और उसकी स्थापना 1988 में की गई थी। दूसरा हमने देखा राजकीय कुक्कटशाला, ये आपके जयपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। नंबर 3 बात करें, इनकी संख्या कितनी है? अगर इनकी काउंटिंग करी होगी ना हमने, इस नए आपके जो पशु संपदा का आंकड़ा आया है इसके अनुसार इसकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, 146 लाख। कितनी है? 146 लाख, यानी 1,46,00,000 क्या है इसकी संख्या है आपके कुक्कट संपदा की। ये किस काम में आती है? एक तो ये मांस में काम में आती है। किस में काम में आती है? मांस। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मांस। और दूसरा क्या है? आपके अंडे। अंडे, ठीक है ना, मांस और अंडे ये दोनों ही खूब बहुतायत के अंदर प्रयोग किए जाते हैं खाद्य जो है आपके पदार्थों के रूप में। ठीक है ना, मांस और अंडे, तो इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? मुर्गी से होती है। बात समझ गए? तो एक कहावत बहुत प्रचलित है, कहावत क्या, एक मजाक की बात है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा। तो ये तो किसी को पता नहीं लगा अभी तक कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक बार वापस देखते हैं मुर्गी के बारे में। कुक्कट में सबसे नंबर 1 स्थान किसका है? अजमेर का है। सबसे कम कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 18 है। इसको व्यवसायी रूप में क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्म बोलते हैं।
ये जो आपके मुर्गा दिखाई दे रहा है ये कड़कनाथ है काले रंग का। और असील, वर्षा और टेनी, ये तीनों क्या है आपकी मुर्गियों की क्या है नस्लें हैं जो राजस्थान के अंदर बहुतायत के अंदर मिलती है। उसके बाद देखा हमने राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये आपके अजमेर में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। राजकीय कुक्कुटशाला आपके जयपुर में है और इनकी संख्या कितनी है 146 लाख, यानी 1,46,00,000 इनकी क्या है संख्या है। और ये किस में प्रयोग में आती है आपके मांस में और आपके अंडे के अंदर प्रयोग में आती है। तो ध्यान रखना, गधों के अंदर राजस्थान 1 नंबर है, सूअर में राजस्थान का स्थान 17 है और कुक्कुट के अंदर राजस्थान का स्थान 18 यानी 18वां है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मत्स्य पालन की। मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। जो फिशिंग है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग हमारे पास में 80 से 90 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है राजस्थान के अंदर, जबकि उत्पादन जो है 34 मैट्रिक टन होता है आपके राजस्थान के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। मत्स्य देखो, मत्स्य से क्या क्या आपको यूज होता है। एक तो आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? प्रोटीन की, ठीक है। एक आपको मांस की प्राप्ति होती है। तीसरा आप जो है पर्यटन के अंदर इसको यूज में लेते हैं। चौथा, मछली का उपयोग हम जो है वास्तुशास्त्र के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे? वास्तुशास्त्र के आधार पे। आपने नाम सुना होगा एक्वेरियम, ठीक है ना। सभी जो घर होते हैं या फिर व्यवसाय होते हैं उनके अंदर मछली के एक्वेरियम लगाए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है उसके अंदर मछलियाँ तैरती है और ऐसा मानते हैं कि ये क्या करती है पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना उनको फैलाती है। और पॉजिटिव एनर्जी जहाँ पर रहती है, देखो दो ही एनर्जी है पूरे वर्ल्ड में, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है वहीं पर जो है हमारे मुख्य रूप से क्या होता है, हमारे को अच्छी चीज़ें मिलती है और हम अच्छा कार्य कर पाते हैं। ये आपकी बात हुई किसकी? मत्स्य के बारे में, छोटी सी बात हुई। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछिए कि क्या महत्व है मत्स्य पालन का, तो ये महत्व है कि प्रोटीन की प्राप्ति होती है, मांस की प्राप्ति होती है, पर्यटन की प्राप्ति होती है और वास्तुशास्त्र में इसका यूज करते हैं। जब प्रोटीन बॉडी को सही मिलता है तो हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। जो हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है वो कम होता है और सरकार को कम योजनाएं लानी पड़ती है जिससे राजकोषीय घाटा भी कम होता है। ये इंटर रिलेटेड आंसर होते हैं सभी के। आगे देखो, मत्स्य पालन की हम बात करें तो भारत का स्थान विश्व के अंदर दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर है मछली पालन के अंदर। अगर हम बात करें ताज़ा पानी के अंदर मछली के उत्पादन की बात करें तो भी राजस्थान या भारत का स्थान आपके दूसरे स्थान पर है। राजस्थान का कोई विशेष स्थान नहीं है इसमें, ध्यान रखना मछली पालन में। क्यों? क्योंकि इतने राजस्थान के पास में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इतना जो है पानी की मात्रा ही नहीं है राजस्थान में। आप जानते हो लगभग 10% एरिया है आपके पूरे भारत का, जबकि एरिया तो 10% है, लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो जो आपके सरफेस वाटर है उसका लगभग 1% और जो भूमिगत जल है यानी ग्राउंड लेवल वाटर है उसका लगभग आपके 1.67% राजस्थान में है, जबकि एरिया कितना है 10% है। तो समझ गए ना आप दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा मत्स्य पालन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हम देखते हैं आगे, पहला पॉइंट वर्चुअल फिश एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? यानी वह स्थान जहाँ पर मछलियों को रखते हैं, एक्वेरियम कहलाता है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम हमने कहाँ पर बनाया है? उदयपुर में बनाया है। और उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर। और जो फतेह सागर झील है अगर आप यहाँ पर देखोगे इसी के सामने जो है आपके वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है और 16 देशों की 216 प्रकार की मछलियों को इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। 216 प्रकार की मछलियां हैं। इसके लिए टिकट लगता है। अगर टिकट देकर आप यहाँ पर जाओ और इनको देख सकते हो तो यहाँ का संसार अलग ही है। यहाँ पर भी क्या एक अलग से संसार चलता है, ठीक है। इस संसार का अलग मुकाबला नहीं है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्चुअल फिश एक्वेरियम जो है ये कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है और 16 देशों की 216 प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर मिलती है। अगली बात करते हैं हम, मत्स्य पालन के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है? एक मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय यानी फिशरिंग ट्रेनिंग आपके स्कूल की स्थापना करी गई है उदयपुर में। तो ध्यान रखना ये पूछा जाने वाला सवाल है और आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा हुआ है कि फिशरिंग ट्रेनिंग आपके स्कूल जो है ये कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। अगली बात देखिए, आपने अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज का नाम बहुत सुना होगा। आपने सुना है कि राजस्थान के अंदर 3 आपके टाइगर रिजर्व हैं, राजस्थान के अंदर 3 आपके जो है नेशनल पार्क हैं, राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट है, राजस्थान के अंदर 27 सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य है। लेकिन उस अभ्यारण्य के अंदर आपने ये नहीं पढ़ा कि राजस्थान का फर्स्ट फिशरिंग सेंचुरी कहाँ पर है, यानी पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, एक एरिया है बड़ी तालाब। बड़ी तालाब बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ एक तालाब है आपके उदयपुर में, ठीक है। कभी आप उदयपुर जाओ तो यहाँ पर जरूर जाना। तो उदयपुर के अंदर ये जो एरिया है आपके
उदयपुर में बड़ी तालाब वाला, यहाँ पर आपका पहला मत्स्य अभयारण्य जो है ये यहाँ पर खोला गया है या फिर ओपन किया गया है। अब इसमें क्या है, ये जो तालाब है बड़ा एरिया, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार की मछलियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर मगरमच्छ भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है, ये बड़ा एरिया है, पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है पूरा, ये बड़ी तालाब वाला एरिया जो है। तो यहाँ पर आपका मछलियों के लिए पहला मत्स्य अभयारण्य जो है यहाँ पर खोला गया है। तो देखो अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि मत्स्य यानी फिशरिंग सर्वेक्षण यानी सर्वे और अनुसंधान संस्था यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। मत्स्य सर्वेक्षण व अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, उदयपुर में है। अगर मत्स्य से संबंधित कोई भी बात आ जाए तो वो अधिकतर बातें आपके कहाँ पर होगी, उदयपुर में होगी, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। मत्स्य उत्पादन कहाँ पर, ताज़ा पानी में भारत सेकंड रैंक पे है, तो इसका महत्व आपने देख लिया है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम कहाँ पर है, उदयपुर में है। 16 देशों की 216 प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर है और फतेह सागर झील के पास में है। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय आपके उदयपुर में है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य आपके जो है राजस्थान में बड़ी तालाब उदयपुर में, अभी तक दूसरा ओपन ही नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्था आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को, यानी 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सिंपल, तो ध्यान रखिएगा आप। आगे हम बात करें राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म। देखो मछली का क्या होता है कि बीज होता है, ठीक है। और इसका इसका जो ब्रीडिंग सेंटर होता है वो कहाँ पे खोला गया है, एक तो आपके है कासिमपुरा कोटा में। कहाँ पर खोला गया है, कासिमपुरा कोटा में। एक आपके खोला गया है भीमपुरा बांसवाड़ा में। तो ध्यान रखिएगा जो आपके बीज उत्पादन फार्म है वो 2 जगह है राजस्थान में। एक तो आपके कहाँ पर है, एक तो आपके बांसवाड़ा में है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह बांसवाड़ा में है। और दूसरा कहाँ पर है, आपके कासिमपुरा कोटा में है। आप जानते हो बांसवाड़ा के अंदर माही नदी का प्रवाह होता है, कोटा के अंदर चंबल नदी का प्रवाह होता है, इस वजह से पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहीं पर आपकी फिशिंग इंडस्ट्री यानी फिशिंग जो है उद्योग, इसकी स्थापना ज़्यादा होगी। और आप जानते हो अगर हम कृषि व संबंध क्षेत्र की बात करें तो 0.37% आपके मछली पालन का योगदान है राजस्थान की जीडीपी में, ठीक है। आगे बात करते हैं नस्लों के बारे में, ठीक है। तो किस्म नहीं होती है, नस्ल होती है। तो देसी नस्लों की हम बात करें तो कतला, रोहू और मृगल। कतला, रोहू और मृगल अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि असील, वर्षा और टेनी क्या है। असील, वर्षा और टेनी ये कुक्कुट की नस्लें हैं। ऐसे ही आपसे पूछे कतला, रोहू और मृगल। ये क्या है, ये आपकी देसी नस्लें हैं, किसकी, आपके मछली पालन की। ऐसे ही अगर विदेशी नस्लें की बात करें तो ध्यान रखना कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। अगर आपसे पूछे कि कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प या ग्रास कार्प का क्या मतलब है, तो आप बताना कि ये मछलियों की जो विदेशी नस्लें हैं जो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से इनका पालन करते हैं, तो वो आपके ये विदेशी नस्लें हैं कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प के नाम से। अगर पूछे कतला, रोहू और मृगल क्या है, तो ये आपके देसी नस्लें हैं, ठीक है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने कुछ विशेष प्रयास किए हैं। किसके लिए प्रयास किए हैं, आपके फिशरिंग के लिए प्रयास किए। तो देखो पहला प्रयास क्या है राजस्थान का, पहला नंबर 1 आपके क्या है, यहाँ पर फिश बोर्ड बैंक बनाया है। क्या बनाया है, फिश बोर्ड बैंक बनाया है। और ये फिश बोर्ड बैंक कहाँ पर बनाया है, आपकी एक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी, ठीक है ना। और गंभीरी नदी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। इस नदी के ऊपर आपके एक फिश बोर्ड बैंक बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, फिश बोर्ड बैंक गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में। दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक आपके नीली क्रांति योजना है। कौन सी योजना है, नीली क्रांति योजना। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति जो योजना है ये आपके 2016-2017 के अंदर शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 2016-17 में। नीली क्रांति आप जानते हो बहुत सारी क्रांतियों के बारे में हमने स्टडी की है,
और उसी में से एक क्रांति है जिसका नाम क्या है, नीली क्रांति। समझ गए आप बात को? ये नीली क्रांति 2016-17 में शुरू की गई थी और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको 16 से ज़्यादा प्रकार की क्रांतियाँ बताई है, उसी में से एक क्रांति है नीली क्रांति। ठीक है, ये मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए है और ये केंद्र सरकार की योजनाएं होती है जो हर चीज़ को बढ़ाने के लिए लागू की जाती है। जैसे हरित क्रांति हमने शुरू करी थी खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वैसे ही नीली क्रांति हमने शुरू करी मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि मछली का जो है आपके बजट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रावधान किया जाता है और मछली जो है इसी के कारण जो है हमारे जो जीडीपी है उसके अंदर भी योगदान बढ़ता है। नंबर 3 की बात करें, अगर आपसे पूछे कि स्पोर्ट फिशिंग कहाँ पर शुरू की गई है, स्पोर्ट फिशिंग कहाँ पर शुरू की गई है, तो आपके एक डैम है जिसका नाम है बीसलपुर डैम। कौन सा डैम है? बीसलपुर डैम में आपके स्पोर्ट फिशिंग शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर आपसे पूछे कि रंगीन मछलियों के लिए, कौन सी मछलियों के लिए? रंगीन मछलियों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रंगीन मछलियों के लिए आपके बीसलपुर बांध में, कौन से बांध में? बीसलपुर बांध के अंदर क्या किया गया है? आपके बीसलपुर डैम में जो है रंगीन मछलियों का ब्रीडिंग सेंटर यानी प्रजनन केंद्र खोला गया है। अगर एक लास्ट पॉइंट है फिशिंग के बारे में, अगर आपसे पूछे कि फिशिंग हाइड्रो बायोलॉजिकल प्रयोगशाला ये कहाँ पर खोली गई है? ये भी आपकी फिशिंग को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये जो फिशिंग हाइड्रो बायोलॉजिकल प्रयोगशाला है ये आपके सूर सागर में खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है? सूर सागर में खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है? सूर सागर में। और सूर सागर कहाँ पर है? कोटा में है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर खोली गई है? सूर सागर में खोली गई है। और सूर सागर कहाँ पर है? आपके कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा थे आपके फिर मछली के बारे में, तो ये आपको जानना जरूरी है भाई। एक बार वापस देख लेते हैं। मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम आपके उदयपुर में, उदयपुर में एक झील है, बड़ी ही फेमस झील है फतेह सागर, और इसी फतेह सागर झील के पास में जो है 16 देशों से लाई हुई, अलग अलग देशों से लाई हुई 216 प्रकार की मछलियां हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका नाम बताया गया है अंडर दी सन। अगर आप नेट पे सर्च करोगे अंडर दी सन क्या है तो आपको पता लग जाएगा। मत्स्य प्रशिक्षण विश्वविद्यालय आपके उदयपुर में है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य आपके बड़ी तालाब उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपके उदयपुर में है। विश्व मत्स्य दिवस आपके 21 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म आपके कासिमपुरा कोटा और भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। देसी नस्लों की बात करें तो कतला, रोहू और मृगिल है। विदेशी की बात करें तो कामन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प है। नीली क्रांति बता दिया, फिश बोर्ड बैंक आपको बता दिया है, और फिशिंग हाइड्रो बायोलॉजिकल प्रयोगशाला ये आपके सूर सागर कोटा में है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं पशुओं के बारे में, पशुओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में। तो देखो नंबर 1, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इसकी स्थापना कब की गई है, तो साथियों ये लेटेस्ट आपके आयोग है जिसकी स्थापना की गई है, और इसका जो तारीख है वो है 6 फरवरी 2019। 6 फरवरी 2019 के अंदर इस आयोग की स्थापना की गई है। और इस आयोग के अंदर एक क्या होगा, आपका अध्यक्ष होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, 10 सदस्य होंगे। और इनका मुख्य कार्य क्या होगा, जो भी आपके गाय गोवंश का संरक्षण संवर्धन है और साथ में जो पशुओं का संरक्षण और संवर्धन है उसको करना इसका मुख्य कार्य है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे ये आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। उनका नाम था श्री वल्लभ भाई काथेरिया। क्या नाम था? श्री वल्लभ भाई काथेरिया। ठीक है, नंबर 1 बात। इसी तरह से हम बात करें दूसरे, आपके राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही के बजट में यानी 2019-20 के बजट में नंदीशाला जो है खोलने की बात की गई है। ये नंदीशाला क्या है, ये कब की गई है? 2019-20 के बजट में राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा करी है। ये क्या करेगी, बहुत सारी नंदीशालाएं खोलेंगे आपके पूरे जिलों में, और उसका मुख्य उद्देश्य काम क्या होगा, जो भी आपके पशुओं से संबंधित संरक्षण और संवर्धन का काम है उसको बढ़ावा देंगे। आप जानते हो
19वीं गणना से 20वीं गणना के अंदर हमारी जो पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी आ गई है। तो वो कमी क्यों आ गई है? इतने प्रयास करने के बावजूद कमी आ गई है। तो फिर अभी अभी जो आपके आपके जो ये नए साल आया है, इसके अंदर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं आपके पशुओं के संरक्षण के लिए। नंबर 3 की बात करें तो आपसे पूछे कि राजस्थान गो अभयारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है? राजस्थान गो अभयारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो साथियों एक जगह है जिसका नाम है नापासर। क्या नाम है? नापासर। और नापासर जो जगह है ये कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर में है। नापासर जगह कहाँ पर है? आपके बीकानेर में है। यहाँ पर आपके लिए जो गो अभयारण्य है उसकी स्थापना की जा रही है। ऐसे आगे हम बात करें, एक आपके पशु आहार संयंत्र लगाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। पशु आहार संयंत्र, और जो पशु आहार संयंत्र है इसकी खास बात क्या है? ये ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा चलता है। किसके द्वारा? ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा चलता है। और ये आपके कहाँ पर है? ये आपके जोटवाड़ा में है। कहाँ पर है? जोटवाड़ा में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि पशु आहार संयंत्र ऑटोमेटिक रूप से चलता है और ये ऑटोमेटिक पूरी मशीनें लगी हुई है। ये जोटवाड़ा के अंदर लगाया गया है। भाई पशुओं का आहार बढ़िया होगा तो उसको खाने वाला जो पशु होगा वो अच्छा दूध देगा, और अच्छा वो हेल्दी होगा तो उसका मांस भी अच्छा होगा, इसलिए ये लगाया गया है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर कामधेनु डेयरी योजना लागू करी है। क्या लागू करी है? कामधेनु डेयरी योजना। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है, और ये योजना 2018-19 में लागू की गई है। और जयपुर जिला जो है यहाँ पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। किसके रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। जो जयपुर है यहाँ पर आपके कामधेनु डेयरी है, और इसमें जो है आपको जयपुर जिले के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। और 2018-19 का जो आपके बजट है उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी और उसी समय इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि कामधेनु डेयरी योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लागू किया गया है? तो ये आपके जयपुर जिले के अंदर लागू किया गया है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट बात कि राजस्थान के अंदर पशुओं का जो है व्यापार बढ़ाने के लिए पशु हाट की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? पशु हाट की स्थापना की गई है, और इनकी संख्या राजस्थान के अंदर 7 है। ये बिल्कुल सीधा फैक्चुअल प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के अंदर पशुओं के व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए पशु हाट की स्थापना की गई है, जहाँ पर न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया जाता है बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य और उनके संरक्षण और संवर्धन के काम भी किए जाते हैं। तो इनकी संख्या राजस्थान में 7 है। इसके अलावा पशुओं को और ज़्यादा संवर्धन करने के लिए या इन्हें बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर राजस्थान गो संरक्षण, यानी गायों का मुख्य रूप से संरक्षण करने एवं उनका संवर्धन यानी उनका विकास करने के लिए एक निधि की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? निधि का मतलब होता है रकम, ठीक है ना। तो ये स्थापना आपके नवंबर 2016 में की गई है। कि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान गो संरक्षण व संवर्धन निधि की स्थापना कब की गई? राजस्थान के अंदर नवंबर 2016 में की गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भामाशाह पशुधन बीमा योजना, भामाशाह पशुधन बीमा योजना, जिस प्रकार से हमारे जो है मुफ्त जांच योजना या दवाई योजना चली थी 2 अक्टूबर 2012 को, उसी तरह से भामाशाह पशुधन बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और ये योजना जो है आपके जुलाई 2016 के अंदर शुरू की गई थी। और इस योजना के अंदर पशुओं का बीमा होता है। अगर पशुपालक SC ST या फिर BPL वर्ग से आता है तो उसका जो अनुदान होता है वो 70% अनुदान आपके कौन देती है? सरकार देती है। अगर वो पशुपालक सामान्य श्रेणी का है, किस श्रेणी का है? सामान्य श्रेणी का है, तो उसके बीमा के अंदर 50% का अनुदान आपके सरकार देती है। ये इसलिए दी गई है कि अगर जब पशु संपदा है, अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो किसान के पास में ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो उस समस्या के निदान के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया गया है। इसके अलावा जो इसका 30% और 50% भाग है वो स्वयं को वहन करना पड़ता है, जिसका पशु होता है। आगे बात करते हैं, ऊँटों की संख्या में बड़ी कमी आ रही है, इसलिए राजस्थान के अंदर ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना चलाई है। क्या चलाई है? ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। ये योजना आपको पता है 2014 का साल ऊँट के लिए बहुत बढ़िया रहा। उसे हमने राजस्थान का क्या कर दिया? आपके वन्य जीव घोषित कर दिया। और ऊँट की जो बलि लगती थी आपके नवाबों के शहर टोंक में, उसको भी
ऊंट वध निषेध अधिनियम के माध्यम से रोक दिया। अभी भी हम देख रहे हैं कि इसका जो है आपके पूरा का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। तो 2 अक्टूबर 2016 को ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना चला दी। इसके तहत अगर किसी भी जो ऊंट पालक है, अगर उसके जो है ऊंट की प्रेगनेंसी होती है, यानी फीमेल ऊंट से प्रेगनेंसी होती है, अगर कोई ऊंट का बच्चा जन्म लेता है तो उसको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी राशि? 10,000 रुपये की राशि किसको दी जाती है? ऊंट पालक को दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि ऊंट का बच्चा जैसे ही होता है ऊँटनी से, तो फिर वो क्या होता है कि उस पर खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो शरीर बड़ा होता है, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है दोनों की, फीमेल ऊँट की और आपके उस बच्चे की। तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ आपकी सरकार जो है उसको सहायता देती है, जिससे ऊँटों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी हो। और आप जानते हो ऊंट वध रोक अधिनियम, ऊंट वध रोक अधिनियम, इस अधिनियम को भी हमने लागू किया, रोक एक्ट। और इस अधिनियम को हमने जब लागू किया तो ये लागू कब किया? हमने मार्च 2016 के अंदर इस अधिनियम को लागू किया। जिस प्रकार से भामाशाह योजना चल रही थी उसी तरीके से फिर हमने मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना भी शुरू कर दी। क्या? पशुधन निःशुल्क दवा योजना भी हमने शुरू करी। और ये योजना जो है आपके 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी। और इसके अंदर ये रखा गया था कि अगर पशुओं से संबंधित कोई भी रोग पशु के हो जाता है तो उसका मालिक जो है डॉक्टर को बुलाए या फिर उससे पशु चिकित्सालय के अंदर लेके जाए, तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा उसके से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। वो सारा का सारा चार्जेस जो है आपके राजस्थान गवर्नमेंट वहन करेगी। ये कुछ खास बातें थी। एक इम्पोर्टेंट बात और है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य पशु प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य पशु प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना। ये आपके एक जगह है जामडोली। कौन सी जगह है? जामडोली। और जामडोली कहाँ पर है? आपके जयपुर में। यहाँ पर राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जो क्या करता है जितने भी पशु संपदा है इसका किस प्रकार से बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है और किस प्रकार से इनको पालने वाले को ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिससे इसका पालन पोषण जो है साइंटिफिक रूप से हो सके, वैज्ञानिक रूप से हो सके। उसके लिए राजस्थान राज्य पशु प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान आपके जामडोली जो कि जयपुर में है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये इसकी खास बात है। इसके अलावा और एक दो बातों की चर्चा करें तो एक भारत के अंदर सबसे पहली आपके एक कामधेनु पीठ की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? कामधेनु पीठ की स्थापना की गई है। और ये कामधेनु पीठ की स्थापना आपके बीकानेर जिले में की गई है। कौन से जिले में की गई है? बीकानेर जिले में की गई है। तो ये कुछ खास बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार वापस देख लेते हैं। हमने फिशरिंग के बारे में देख लिया है। कामधेनु आयोग 2019 में, नंदीशाला 2019-20 के बजट में, राजस्थान में गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में, पशु आहार संयंत्र जो कि ऑटोमेटिक है झोटवाड़ा में, कामधेनु डेयरी योजना 2018-19 में, पशु हाट आपके साथ है, राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 में, भामाशाह पशु बीमा योजना 2016 में, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2016 में, ऊंट वध रोक अधिनियम 2016 में, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 2012 में, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान आपके जामडोली जयपुर में ओपन है। इसके अलावा देखो सरकार क्या करती है, जो भी आपकी पशु संपदा है उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती है और उसके लिए जो है कई योजनाओं का प्रारंभ करती है। तो देखो नंबर 1 योजना है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, जिसकी हमने चर्चा करी। ये 15 अगस्त 2012 से शुरू हुई है। इसके अलावा कुछ प्रकार की नीतियां भी जारी करती है। नीति को हम बोलते हैं पॉलिसी, ठीक है ना। ये पॉलिसी इसलिए जारी करती है गवर्नमेंट कि जिस चीज़ के लिए पॉलिसी जारी की जा रही है उसका वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण रूप से वहाँ पर फायदा पहुँचा सकते हैं। उसको पालने वाले को भी फायदा हो, उसका मैनेजमेंट करने वाले को भी फायदा हो और उसका खुद का भी फायदा हो, चाहे वो पशु हो चाहे वो आपकी फसल हो। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भेड़ व बकरी प्रजनन नीति, ये 2009 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पशुधन विकास नीति, जो पशुधन विकास नीति है ये आपकी 2009-10 के अंदर लागू की गई थी। कहाँ पर? 2009-10 के अंदर पशुधन विकास नीति
लागू की गई थी। ये पशुधन के विकास करने के लिए जो है ये मुख्य रूप से आपके लागू की गई है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं नंबर 4, गाय व भैंस प्रजनन नीति। जो गाय व भैंस प्रजनन नीति है ये मुख्य रूप से आपके 2014-15 के अंदर शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 2015-16 के अंदर शुरू की गई है। गाय व भैंस प्रजनन नीति 2014-15 के अंदर शुरू की गई है। ये मुख्य बात है इसकी। अगर पॉइंट नंबर 5 देखें तो गोपालन निदेशालय। गोपालन निदेशालय आपके जुलाई 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद हम बात करें नंबर 6 की तो गोपालन निदेशालय का नाम बदल किया, निदेशालय गोपालन राजस्थान कर दिया। ये 2014 के अंदर हमने इसका नाम बदल दिया भाई, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आपको बताना जरूरी था, ठीक है। इन आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक सर्वे की जो भी योजनाएं हैं वो उसके अंदर कंप्लीट की गई है और इसके अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर समावेश किया गया है, ठीक है साथी। तो आज के लिए जो है, आज के लिए इतना ही है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे से देखा है और इनका आप नोट्स बनाइए और टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। जल्दी ही टेस्ट की बात में अपन करेंगे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।